एपिसोड 103 पुराने गिले शिकवे। काफ़ी मस्ती मजाक के बाद अब सब लोग थक चुके थे। सभी को अब भूख लगी थी तो मंजीत किचन में चली गई सारी प्रिपरेशन देखने के लिए। किरणजीत और सुरजीत, मंजीत की दोनों छोटी बहन, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर मंजीत खुद को बार बार बिजी दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे किचन में चली गईं। महाराज जी, खाना तैयार है? मंजीत ने शेफ से पूछा, शाही पनीर को चलाते हुए। जी दीदी, सब हो गया है, आप कहो तो मैं खाना लगवा देता हूँ, शेफ ने जवाब दिया। हाँ हाँ, आप खाना लगवा दीजिए, मंजीत बोली और किचन से बाहर जाने को हुई। तभी सुरजीत और किरणजीत से टकरा गई। कैसी हो दीदी? सुरजीत ने पूछा अपने आंसुओं को थामते हुए। मंजीत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों भी अच्छी हैं, किरणजीत बोली और फिर वो दोनों उसके गले लग गई। मंजीत की आंखें तो भर आ गई थी, मगर उसने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके। दीदी, हम माफ़ कर दो, हमने इन 30 सालों में बहुत कोशिश करी आपसे बात करने की, आपसे माफ़ी मांगने की, मगर आपने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं किया हमारे कॉल्स और मैसेजेस का, सुरजीत बोली और मंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बहनों से बात करने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे बीती बातें याद आने लगी थी, मगर अपनी छोटी बहनों को रोता हुआ देख उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। शांत हो जाओ दोनों, खाना लगवा रही हूँ मैं, तुम दोनों सबको जाके बुला लो खाने के लिए। मंजीत ने उन दोनों को शांत किया और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। उसके वहाँ से जाते ही किरणजीत सुरजीत से बोली, दीदी, मुझे नहीं लगता कि मंजीत दीदी हमें कभी माफ़ करेंगी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं शायद हम सबसे। दीदी की नाराज़गी जायज़ है, इतने साल हम दोनों सिर्फ पम्मी परजाई और पिंकी परजाई जी के ही कहने पर चले हैं, मगर राजवीर जीजा जी की कामयाबी ने क्या ज़ोरदार तमाचा मारा है। हमारी परजाइयों के मुंह पर कितना आलीशान बंगला खड़ा किया है उन्होंने दीदी के लिए। सच में दीदी तो इस महल में राज करती होंगी, सुरजीत बोली मंजीत की फैमिली फ़ोटो को निहारते हुए। उसी फैमिली फ़ोटो के ठीक बगल में एक और फ़ोटो लगी हुई थी, जो आयशा और अभय की शादी की फ़ोटो थी। दीदी की बेटियां बिल्कुल उनकी जैसी ही दिखती हैं, और इनका तो दामाद भी कितना सुंदर है, बिल्कुल राममिलाई जोड़ी लगती है दोनों की। सुरजीत उस प्रेम को निहारते हुए बोली तो किरणजीत मुस्कुराने लगी। वहीं गार्डन एरिया में अमरजीत और बलवंत अपनी अपनी बीवियों को डांट रहे थे। तेनों शर्म नहीं आती है? ओए, तो क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ी है मम्मी? खबरदार जो तूने मंजीत की बेटियों को उसके बीते हुए कल के बारे में बताया तो मैं तेनों छड़ूंगा नहीं, अमरजीत अपनी बीवी पर चिल्लाया, मगर मम्मी को कोई असर नहीं था। वो शातिर मुस्कान के साथ बोली, अमरजी, उस फटीचर राजवीर के आज अच्छे दिन क्या आ गए, आपने पार्टी ही बदल ली। कुछ सालों पहले तक तो आप खुद राजवीर और मंजीत को ओरे धोरे नहीं आने देते थे, और फिर मंजीत के बीते कल के बारे में तो उसकी बेटियों को भी पता होना चाहिए ना जी। उसकी बेटियों को भी पता चलना चाहिए ना कि उनकी माँ के साथ भी ऐसा हुआ था सालों पहले। मंडप पर नहीं पहुंच पाई थी वो, उसके दूल्हे की शादी उसकी ही सहेली से हो गई थी, शादी टूट गई थी उसकी। अरे चाल चलन ही ठीक नहीं थे तुम्हारी बहन के, अपनी जवानी में बहुत लड़कों को नचाती थी वो अपने इशारों में। पम्मी को इतना ही कहना हुआ कि अमरजीत का उस पर हाथ उठ गया। पम्मी की बोलते बोलते जुबान रुक गई, क्योंकि उसने आज जीवन में पहली बार अपने पति का थप्पड़ खाया था। ऊपर से बेइज्जती भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी देवर और देवरानी के सामने थप्पड़ खाया था। तुझे भी खाना है थप्पड़? बलवंत अपनी बीवी पिंकी से बोला तो वो डरते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर अपना सिर ना हिलाने लगी।
कान खोल के सुन ले पम्मी, अगर मैनू भनक भी लग गई ना कि तू मेरी बहन के बस मेरे संसार को नुकसान पहुंचाना चाहती है या जैस्मीन ने कोई ऐसी वैसी हरकत करी तो ठीक बात नहीं होगी। 58 साल की उम्र में मैं तेन तलाक दे सकता हूँ और तेरी बेटी जैस्मीन को भी तू ही साथ लेके जाना अपने मायके। नाक कटवा के रखी हुई है उसने भी मेरी। अरे तेरी अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं क्या? तेरे बुरे कर्मों की परछाई तेरी बेटी पर पड़ रही है। अमरजीत की आंखें इस वक्त गुस्से से काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी। वहीं पम्मी और पिंकी की नज़रें नीचे झुकी हुई थी। तभी बलवंत बोला, अरे पिंकी, तू ना ये मत भूल कि तेरी भी 2 बेटियां हैं। तो अगर मेरी बहन को दुखी करेगी ना तो बेटियां तेरी भी हैं, इसलिए संभल कर रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मंजीत से माफ़ी मांग ले, वो तेनू माफ़ कर देगी। जी बल्लू जी, आप सही कह रहे हो, मैं मंजीत से माफ़ी मांग लूँगी अपने किए गए बुरे बर्ताव के लिए। पिंकी बोली झूठे आंसू छलकाते हुए, मगर अपने मन में अपने फ़ायदे के लिए तो पिंकी कुछ भी कर सकती है बल्लू जी। आखिरकार तो बेटियों का सवाल है मेरी, बड़े घर में ब्याह करवाऊंगी मैं मेरी कुड़ियों का। उसमें मंजीत और राजवीर की मदद तो लगेगी ना मुझे, और क्या पता आगे चलकर मुझे मंजीत की बेटी दामाद की भी ज़रूरत पड़ जाए। अपना हुलिया सही करो दोनों और अंदर चलो, अमरजीत ने कड़क स्वर में कहा और घर के अंदर चला गया। मंजीत ने आयशा के रूम का डोर लॉक किया। नीनी बेटा, खाना खाने आ जाओ दोनों नीचे, उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई। आयशा जो बेड पर लेटी हुई थी अभय के साइड में, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो बेड से नीचे उतरी। उसने दरवाज़ा खोला और बोली, मम्मी अब हमारा खाना रूम में ही भिजवा दो। क्यों बेटा, नीचे आओ दोनों, ये गलत बात है। सब नीचे हैं, तुम दोनों के लिए पूछ रहे हैं। कितना बुरा लगेगा सबको जब मैं उनसे ये कहूँगी कि तुम दोनों अपने रूम में ही खाओगे खाना, सबके साथ बैठ के नहीं खाओगे। मंजीत आयशा को समझाने लगी। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। आयशा ने हाँ कर दी और अभय को उठाने लगी। सुनो, खाना खाने चलो नीचे। अभय की आंख लग चुकी थी, उसे आधी नींद से उठना पड़ गया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। मंजीत कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई है? प्लीज़ ओपन द डोर, समवन हैज़ लॉक्ड मी इन द रूम। रूम के अंदर से अनिरुद्ध की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनते ही मंजीत उस रूम की तरफ चली गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा था। अनिरुद्ध, तुम यहाँ रूम में कैसे बंद हो गए? मंजीत ने चिंतित होकर उससे पूछा। आई डोंट नो आंटी, मैं तो अपने कपड़ों पर गिरा जूस साफ़ करने के लिए इस रूम में आया था वेटर के साथ। मैं जब वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि किसी ने रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया है। अनिरुद्ध ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वो काफ़ी शर्मिंदा हुई, क्योंकि उसके घर के सर्वेंट की वजह से उसके गेस्ट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ऐसा उसके घर में आज दूसरी बार हुआ था। पहली बार उसकी ननद के साथ भी ऐसा हो चुका था कुछ सालों पहले, और आज उसके दामाद के छोटे भाई के साथ। आई एम सो सॉरी बेटा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, पता नहीं कि ये शरारत किसने कर दिया आपके साथ। बट आप फिक्र मत करो, मैं सर्वेंट से इंक्वायरी करूँगी इस मैटर में। नीचे खाना लग गया है, आप चलकर खाना खा लो, मंजीत नीरज से बोली। और फिर वो दोनों नीचे हॉल में पहुंच गए, जहां पहले से ही बाकी सब लोग मौजूद थे। अभय ने अनिरुद्ध को जूस वाले इंसिडेंट के बाद से अब जाकर देखा था। वो चलकर उसके पास गया और धीमे से उससे बोला, कहाँ था तू? भाई, बाद में बताऊंगा मैं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है। अनिरुद्ध भी उसके कान में फुसफुसाया और फिर वो दोनों आयशा के पास जाकर खड़े हो गए। ये लड़का मेरी सुरभि के लिए बिल्कुल जचेगा, पिंकी अनिरुद्ध को गौर से निहारते हुए अपने मन में बोली। ये लड़का मेरी जैस्मीन के लिए सोना मुंडा रहेगा। अमृतसर पहुंचकर मैं अमरजीत से इस बारे में बात करूंगी। ऐसे ही ख्याल पम्मी के मन में भी चल रहा था।
सभी के सब खाना खा चुके थे। तभी आयशा का फ़ोन रिंग करने लगा। असल में वो वीडियो कॉल था। स्क्रीन पर अबीर का नाम फ्लैश हुआ तो उसने पिक कर लिया। आयशा ने जैसे ही वो कॉल पिक किया तो अबीर और अभिमन्यु दोनों स्क्रीन पर नजर आए। हाय भाभी मॉम, कैसे हो आप? दोनों भाई एक साथ बोले। आयशा के बगल में अभय बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था। अबीर और अभिमन्यु को वीडियो कॉल पर देखकर अभय भी खुश हो गया। दोनों के हालचाल पूछने के बाद आयशा और अभय काफ़ी खुश थे। तभी अभिमन्यु बोला, भाभी मॉम, हमने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि हम दीदा को बर्थडे विश करना चाहते हैं। आयशा बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ ज़रूर करो। दीदा जो अपनी उम्र की सहेलियाँ यानी कि कुलवंत और जानकी के साथ गपशप लगाने में बिजी थी, तभी आयशा उनके पास चलकर आई और बोली, दीदा अबीर और अभिमन्यु आपको बर्थडे विश करना चाहते हैं। उन दोनों का वीडियो कॉल देख कर जानकी भी खुश हो गई और साथ में दीदा भी। हैप्पी बर्थडे गर्लफ्रेंड नंबर सेकंड, दोनों एक साथ बोले तो दीदा हंसने लगी। वाह लाडे सर, अपनी दादी के होते हुए तुम दोनों दूसरी छोकरी पटा लिए। जानकी मजाक करते हुए बोली तो आयशा बोली, दादी साहब आपने सुना नहीं ठीक से, गर्लफ्रेंड नंबर 1 हो आप और मेरी दीदा सेकंड नंबर पर है। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, तो जल मत मारे से। जानकी आयशा को मजाक में डांटते हुए बोली तो उसने मुंह फुला लिया। उधर अमरजीत बलवंत राजवीर के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। इतने साल बीत गए, मंजीत को हमने बहुत दुखाया है ना, अमरजीत बोला। मगर राजवीर ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे सुन रहा था। अब तो आप लोग दुखा चुके हैं उसे, और आप लोगों से ज़्यादा आपकी बीवियों ने उसे दुखाया है। उसे आप लोगों ने इतना दुखाया है कि साल का त्यौहार रक्षाबंधन भी छुड़वा दिया गया। बस 2 राखी हर साल मैं ही उसे ज़बरदस्ती पोस्ट करवा देता हूँ, वरना आप लोगों ने तो उसका अमृतसर आना जाना ही बंद कर दिया। और वो भी क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम लोग तीज त्यौहार पर आप लोगों के लिए महंगे महंगे तोहफे नहीं भिजवा सके। आप लोगों ने तो हमेशा अपनी 2 बहनों को ही मान दिया, क्योंकि आपकी 2 बहनें अमीर घर में शादी होकर चली गई और मंजित की शादी गरीब घर में हो गई। तो आपकी बीवियों ने उन दोनों को वो मान सम्मान दिया, मगर मेरी बीवी को नहीं। राजवीर ने भी आज मंजीत के भाइयों को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो दोनों उसकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। मंजीत सुरजीत और किरणजीत के साथ बैठी हुई थी और उनके साथ में पम्मी और पिंकी भी बैठी हुई थी। दीदी, हमें आपकी बहुत याद आई है इतने सालों में। बहुत कोशिश करी है हमने आपसे बात करने की, मगर आपका कोई रिस्पांस ही नहीं मिला कभी, किरणजीत बोली। तो मंजीत ने एक मुस्कान के साथ उससे पूछा, तुम दोनों के बच्चों की शादी हो गई? उसका सवाल सुनकर पम्मी बोली, हाँ हाँ हो गई है। इन दोनों ने अपने अपने बच्चों की शादी कर ली है। पम्मी ने जानबूझकर ये बात कही क्योंकि वो मंजीत को नीचा दिखाना चाहती थी। तभी किरणजीत पम्मी को ताना मारते हुए बोली, परजाई, आपने जैस्मिन के बारे में नहीं बताया दीदी को कि वो घर से भाग गई थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी और शादी के 3 महीनों में उसका तलाक हो गया था और उसके बाद से वो मायके ही पड़ी हुई है, जिसके चलते आपका बेटा बहू अलग हो गए। अब मम्मी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। वहीं पिंकी अपनी जेठानी के ऊपर हंस रही थी। तुम लोग ये सब बातें मुझे सुना रहे हो? मंजीत ने रूखे सुर में कहा। नहीं नहीं दीदी, हम लोग आपको ये बातें सुना नहीं रहे हैं, हम तो परजाई को सुना रहे थे क्योंकि ये अपना दाग भूल गई थी, किरणजीत बोली पम्मी को घूरते हुए। यार मंजीत, मैनू माफ़ कर दे,
पिंकी ने अपना नाटक शुरू कर दिया, मगर उसे ज़रा से भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि मंजीत पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। मंजीत ने अपनी भाभीयों की इतनी बार बेइज्जती कर दी थी, उन्हें ये जताकर कि उसे उन दोनों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर वो दोनों फिर भी घुस घुस कर उसके साथ छेड़ ले रही थी। तभी वहाँ पर आयशा आ गई। मम्मी, मुझे दूध चाहिए 3 गिलास। आयशा 3 उंगलियां दिखाते हुए बोली। आजा, चल देती हूँ तुझे मैं दूध। मंजीत ने आयशा के आते ही राहत की सांस ली, क्योंकि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही रही थी कि वहाँ से वो उठकर जाने का, मगर उसे कोई मौका मिल ही नहीं पा रहा था। तभी पिंकी ने टोका, मंजीत, तेरी बेटी का पेट इतना बड़ा है क्या कि ये 3 गिलास दूध मांग रही है पीने को? कितना खाती है ये? पिंकी का आयशा की सेहत को टोकते हुए देख मंजीत जोर से चिल्ला उठी पिंकी पर कि सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। किसी के बाप का कमाया हुआ नहीं खा रही है मेरी बेटी, अपने बाप का कमाया हुआ खा रही है, अपने पति का कमाया हुआ खा रही है। तुम होती कौन हो मेरी बेटी के खाने पीने पर नजर रखने वाली? मंजीत को पिंकी पर चिल्लाते हुए देख अमन और करण और राजवीर तीनों भागकर उसके पास गए। क्या हो गया है मम्मी? अमन ने पूछा। तभी वहां पर अभय और अनिरुद्ध और बाकी सब लोग भी आ गए। कुछ नहीं हुआ है वीर जी, ये दोनों आंटियां मुझे टोक रही हैं दूध पीने से, कह रही हैं कि मेरा पेट कितना बड़ा है जो 3 गिलास दूध मांग रही है पीने को। आयशा ने जवाब दिया तो बलवंत को गुस्सा आ गया पिंकी की हरकत के बारे में सुन के। मंजीत, शांत हो जाओ, जाओ तुम नीनी को दूध दे दो पीने को। राजवीर उसे शांत करते हुए उससे बोला। उधर अभय अपने मन में सोचने लगा, आखिर मम्मी इतना चिड़ी हुई सी क्यों है अपनी भाभी और बहनों से? तभी अनिरुद्ध उसके कान में बोला, भाई, आपकी सास के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है मेरे, साइड में चलो तो। अभी अभय ने पूछा तो अनिरुद्ध ने अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, वरना बहुत बुरा होगा। मंजीत की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मंजीत, शांत हो जा पुत्र, मैं पिंकी को समझा दूंगी, गलती से हो गई उससे। कुलवंत अपनी बेटी को शांत करने लग गई। वहीं पिंकी के अंदर डर बैठ चुका था, क्योंकि उसने आज अपने जीवन में पहली बार मंजीत का गुस्सा देखा था। मंजीत ने अमन और आयशा का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। पिंकी का डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर कुलवंत उससे बोली, वक्त लगेगा उसे शांत होने में, पूरा मत मानना मेरी बेटी के बर्ताव का। वहीं किचन में अमन, करण, आयशा, सायशा अपनी माँ के पास आ गए। क्या हो गया मम्मी, आप उन आंटी पर चिल्लाए क्यों? सायशा ने पूछा, क्योंकि वो उस वक्त कॉरिडोर में खड़ी थी, मगर अपनी माँ को चिल्लाता हुआ देख वो भागते हुए नीचे आ गई। कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, रमजीन से कहकर मैं दूध कमरे में पहुंचा दूंगी। अमन उन दोनों से बोला तो वो वहां से चली गई। उनके वहां से जाते ही अमन बोला, ये क्या कर रहे हो आप मम्मी? वो मेहमान हैं हमारे हमारे घर में, उनका अपमान तो मत करो। मगर वीर जी, आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने नीनी को टोका खाने पीने को के लिए, तो कभी हम नहीं टोकते हैं हमारी बहनों को, फिर वो कौन होती हैं रोक टोक करने वाली? करण बोला तो अमन चुप हो गया। जो भी है, इस घर में मेहमानों को जलील नहीं किया जाता है। अमन फिर भी अपनी ही बात पर अड़ा रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा
तो कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। उनसे भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।